हेलो भाई, राम राम सबने। आज हम ये हरियाणा के गणराज्य हैं ये टॉपिक कवर करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं वो भी करवाते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में ये टॉपिक भी करवाएंगे। महाजनपद काल में अनेक गणराज्यों की स्थापना हुई थी। तो हरियाणा में महाजनपद काल में अनेक गणराज्यों की स्थापना हुई, जैसे योद्धे, कुणिंद, अग्र, अर्जुनायन मुख्य रूप से थे। तो कौन कौन से थे? योद्धे, कुणिंद, अग्र, अर्जुनायन गणराज्य मुख्य रूप से हरियाणा में थे। राज्यों में राजाओं का चुनाव जनता द्वारा होता था। तो राज्यों में राजाओं का चुनाव कैसे होता था? जनता द्वारा। सर्वप्रथम कैप्टन कोटले को 1834 में सहारनपुर यूपी से योद्धियों के सिक्के मिले। तो सबसे पहले जो कैप्टन कोटले थे उनको कब? 1834 में। कहाँ से? सहारनपुर। सहारनपुर यूपी में है भाई। तो यहाँ से योद्धियों के सिक्के मिले थे। कैप्टन कोटले को 1834 में सहारनपुर यूपी से योद्धियों के सिक्के मिले थे। और कन्निंगम को सोनीपत से सिक्के मिले थे। तो हरियाणा में किसको मिले थे? कन्निंगम को। कहाँ से? सोनीपत से योद्धियों के सिक्के मिले थे। इसके अतिरिक्त सिरसा, हांसी, हिसार, खरखोदा, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल में भी सिक्के डालने के सांचे मिले हैं। तो देखो भाई, कैप्टन कोटले को तो यूपी सहारनपुर से मिले थे योद्धियों के सिक्के, और कन्निंगम को सोनीपत से मिले थे योद्धियों के सिक्के। तो ये पूछे हरियाणा में कन्निंगम को कहाँ से ये योद्धियों के सिक्के मिले थे? तो सोनीपत से। योद्धियों का उल्लेख, तो अब योद्धियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। तो एक तो देखो ये हो गया कि रुद्रदामन का अभिलेख कौन सा था? तो जूनागढ़ अभिलेख था। और उसमें क्या मिला था? योद्धियों का जो है अभिलेख, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था उसमें योद्धियों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन देख लो, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें योद्धियों का उल्लेख मिलता है। और किसमें मिला? समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति थी ना, उसमें भी योद्धियों का उल्लेख मिला है। तो देखो, अगर ये पूछे कि योद्धियों का कन्निंगम को कहाँ से सिक्के मिले थे योद्धियों के? तो सोनीपत से। और योद्धियों का उल्लेख किस किस में मिला है? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था उसमें, और समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति थी उसमें। और चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ये योद्धियों का काल कब था? चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और योद्धियों की राजधानी पूछे तो प्रकतनाक। प्रकतनाक नौरंगाबाद का पुराना नाम है। क्या है? प्रकतनाक। और ये कहाँ पड़ता है? भिवानी में। तो योद्धियों की राजधानी प्रकतनाक, नौरंगाबाद, भिवानी। ये देखो भी 3-4 क्वेश्चन बन गए और इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो कन्निंगम को योद्धियों के सिक्के कहाँ से मिले? सोनीपत से। एक क्वेश्चन ये हो गया। और किस में उल्लेख मिलता है योद्धियों का? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें, और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। और ये कहाँ मिली थी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति? इलाहाबाद में। और योद्धियों की राजधानी कौन सी है? प्रकतनाक, नौरंगाबाद, भिवानी। अब हम पढ़ेंगे अग्र गणराज्य के बारे में। तो अग्र गणराज्य के सिक्के अग्रोहा व बरवाला हिसार महाराजा अग्रसेन ने बसाया था। देखो भाई, अग्रोहा किसने बसाया था? महाराजा अग्रसेन ने। और इसके सिक्के भी कहाँ से मिले हैं? अग्रवा और बरवाड़ा से। तो अग्र गणराज्य कहाँ पे है? हिसार के आसपास में है। तो उनके सिक्के भी कहाँ से मिले हैं? अग्रवा और बरवाड़ा से। और किसने बसाया था? महाराजा अग्रसेन ने। ये देखो भाई, ये अग्र गणराज्य किसने बसाया था? महाराजा अग्रसेन ने। और कहाँ कहाँ से इसके सिक्के मिले? अग्रोहा और बरवाड़ा से। ये मौर्योत्तर काल में यह योद्धियों से मिल गया था। और जो मौर्योत्तर काल, तो देखो भाई, महाराजा अग्रसेन ने अग्र गणराज्य बसाया था। और सिक्के अग्रोहा और बरवाड़ा हिसार से मिले थे। योद्धे व कुणिंदों ने मिलकर कुषाणों को पराजित किया। और योद्धे और कुणिंदों ने मिलकर किसको पराजित किया था? कुषाणों को। योद्धे और कुणिंदों ने मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। तो ये पूछ लेंगे, कुषाणों को किसने पराजित किया था? योद्धे और कुणिंदों ने कुषाणों को पराजित किया था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में अर्जुनायन गणराज्य दक्षिण हरियाणा में का वर्णन है। तो पाणिनि की कौन सी है? अष्टाध्यायी। पाणिनि ने कौन सी लिखी थी? अष्टाध्यायी। ये क्वेश्चन हो गया।
और अर्जुनायन गणराज्य, तो अर्जुनायन गणराज्य कहाँ है? हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है ना, वहां पे अर्जुनायन गणराज्य था। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में किसका वर्णन मिलता है? अर्जुनायन गणराज्य का। देखो भाई, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था उसमें योद्धों का, और योद्धों का अभिलेख किस किस में मिला है? उल्लेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किसका है? योद्धों का। और अब पाणिनि की अष्टाध्यायी में क्या है? अर्जुनायन गणराज्य का वर्णन मिलता है। तो ये पूछ लेंगे अर्जुनायन गणराज्य का वर्णन किस में मिलता है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में। या पाणिनि की अष्टाध्यायी में किसका वर्णन मिलता है? 4 गणराज्य लिख देंगे तो अर्जुनायन गणराज्य का। और अर्जुनायन गणराज्य हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है ना, उसमें है, जैसे झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी है ना, वहां पे अर्जुनायन गणराज्य का पूरा वर्णन मिलता है। मतलब वहां पे अर्जुनायन गणराज्य था। कहाँ कहाँ? झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में। समुद्रगुप्त ने अपने आर्यावर्त अभियान में इस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। तो समुद्रगुप्त का कौन सा अभियान था? आर्यावर्त अभियान। ये पूछ लेंगे आर्यावर्त अभियान किसका था? तो समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त की एक प्रयाग प्रशस्ति भी थी जिसमें योद्धों का उल्लेख मिलता है। तो देखो, समुद्रगुप्त ने अपने आर्यावर्त अभियान में इस राज्य को, मतलब हरियाणा को, अपने अधिकार में ले लिया था। तो आर्यावर्त अभियान में समुद्रगुप्त ने हरियाणा को अपने अधिकार में ले लिया था। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार योद्धे, अर्जुनायन इत्यादि गणराज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिलाने के बाद हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र गुप्तों के शासन में रहा था। देखो भी, प्रयाग प्रशस्ति में क्या उल्लेख किया गया है कि योद्धे अर्जुनायन गणराज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिलाने के बाद, तो गुप्त साम्राज्य में मिला लिए थे योद्धे और अर्जुनायन गणराज्य के बाद हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र गुप्तों के शासन में चला गया था। मतलब गुप्तों के अधिकार में आ गया था। योद्धे और अर्जुनायन जो गणराज्य थे वो गुप्त शासकों ने जीत लिए थे, और हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र गुप्तों के अंडर में चला गया था। और गुप्तों के काल से ही ना राजतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, राजा का शासन। राजतंत्र की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? गुप्तों के शासन से। तो राजतंत्र मतलब राजा का शासन। अर्जुनायन योद्धे कुनिंदों ने कुषाणों को पराजित किया था। तो देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, अर्जुनायन और योद्धे ने किसको, योद्धे कुनिंदों ने कुषाणों को पराजित किया था। अर्जुनायन, योद्धे और कुनिंदो तीनों ने मिलकर क्या किया था? कुषाणों को पराजित किया था। कुनिंद गणराज्य कहाँ है? हरियाणा में कहाँ था? तो अंबाला और यमुनानगर में फैला था। ये पूछ लेंगे कुनिंद गणराज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था? तो अंबाला, यमुनानगर, दो दो जोड़े बना देंगे। तो अंबाला और यमुनानगर में कौन सा था? कुनिंद गणराज्य। अग्र गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? अग्रोहा। अग्र गणराज्य की राजधानी अग्रोहा। कहाँ? अग्रोहा कहाँ तक फैला हुआ था? ये जो अग्र गणराज्य है उसकी राजधानी अग्रोहा होगी। बिल्कुल इजी है। और ये महाराजा अग्रसेन ने बसाया था। और ये कहाँ तक फैला हुआ था अग्र गणराज्य? भिवानी। देखो, हिसार, हिसार से आगे भिवानी है, और हिसार के साइड में जींद है, और भिवानी से आगे रोहतक और सोनीपत। तो हिसार, भिवानी, जींद, रोहतक और सोनीपत, ये जो बीच की बेल्ट थी ना, इसमें अग्र गणराज्य फैला हुआ था। हिसार से आगे भिवानी, और हिसार के साइड में जींद, और भिवानी से आगे रोहतक और सोनीपत, यहाँ तक अग्र गणराज्य फैला हुआ था। और इसकी राजधानी है अग्रोहा। अर्जुनायन गणराज्य, तो हरियाणा का जो दक्षिणी क्षेत्र है ना, उसमें अर्जुनायन गणराज्य फैला हुआ था, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में। तो देखो भाई, 4वीं शताब्दी में योद्धों की राजधानी कौन सी थी? प्रकतनाक, नौरंगाबाद, भिवानी। और कैप्टन कोटले को सहारनपुर से योद्धों के सिक्के मिले। और उल्लेख किसमें है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इनका उल्लेख मिलता है। अब हरियाणा में जो वर्धन वंश था ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। मेन पॉइंट है ना, बस वही पढ़ेंगे, फालतू की कोई बात नहीं पढ़ेंगे। तो हरियाणा में वर्धन वंश, गुप्तों के पतन के बाद नए वंशों का उदय हुआ। तो गुप्तों का पतन हो गया था, उसके बाद में कौन सा वंश आया था? नए वंश आए थे, तो वर्धन वंश का उदय हुआ था। हरियाणा के थानेसर में पुष्यभूति वंश के वर्धन शासकों का राज्य बना। तो थानेसर में कौन से वंश का, गुप्तों के बाद कौन से वंश आए थे? तो वर्धन वंश आए थे। और वर्धन वंश में पुष्यभूति वंश के वर्धन शासकों का राज्य बना था। पुष्यभूति एक शक्तिशाली राजा था। तो पुष्यभूति क्या था? एक शक्तिशाली राजा था।
पुष्यभूति के साथ 3 अन्य राजाओं के बाद 6ठी शताब्दी के अंत में एक शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन रहा। तो शक्तिशाली पुष्यभूति जो वंश था ना, उसमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन 580 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो प्रभाकर वर्धन कब गद्दी पर बैठा था? 580 ईस्वी में। इसने हुणों को पराजित किया। ये पूछ लेंगे हुणों को किसने पराजित किया था? तो प्रभाकर वर्धन ने। ये क्वेश्चन बनता है बेरो, कब गद्दी पर बैठा था? 580 ईस्वी में। प्रभाकर वर्धन ने किसको पराजित किया था? हुणों को। ठीक है। और हुणों को पराजित करके क्या क्या जीता था? गुजरात, राजपूताना, मालवा, सिंध व गांधार पर विजय प्राप्त की थी। तो गुजरात और राजपूताना ये राजस्थान का एरिया, मालवा, सिंध और गांधार पर विजय प्राप्त की थी। किसने? प्रभाकर वर्धन ने। और प्रभाकर वर्धन ने किसको हराया था? हुणों को। और कब गद्दी पर बैठा था? 580 ईस्वी पूर्व में। तो देखो भाई, प्रभाकर वर्धन ने हुणों को पराजित किया था और 580 में गद्दी पर बैठा था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। तो 2 पुत्र कौन कौन से थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और पुत्री का क्या नाम था? राज्यश्री। तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र कौन कौन से थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और पुत्री कौन सी थी? राज्यश्री। तो देखो भाई, बंगाल, राज्यवर्धन, जो बंगाल था ना वो राज्यवर्धन के पास था। तो 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में थानेसर के राजा कौन बने थे? थानेसर के राजा कौन बने थे? राज्यवर्धन। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में उसके जो बेटा था, बड़ा बेटा राज्यवर्धन, वो थानेसर का शासक बना। मालवा के शासक देवगुप्त मालवा ने बंगाल के शासक शशांक के साथ मिलकर राज्यश्री के पति व कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। तो देखो, मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। और बंगाल का शासक शशांक। तो देवगुप्त और शशांक ने मिलकर क्या कर दिया? जो राज्यश्री का पति था, राज्यश्री की शादी कहाँ हुई थी? कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ। तो देखो, राज्यश्री की शादी हुई थी ग्रहवर्मन से और वो कहाँ का शासक था? कन्नौज का। तो राज्यश्री की शादी हुई थी ग्रहवर्मन से, कन्नौज का शासक था। और देवगुप्त और शशांक ने मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। देखो, राज्यश्री का पति था ग्रहवर्मन, कन्नौज का शासक था। ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। देवगुप्त और शशांक ने मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। ठीक है। और उसकी पत्नी राज्यश्री को बंदी बना लिया था। ग्रहवर्मन की हत्या करके राज्यश्री को बंदी बना लिया था। किसने? देवगुप्त और शशांक ने। ठीक है। तो इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने, मतलब अपनी बहन को छुड़वाने के लिए, राज्यश्री को छुड़वाने के लिए राज्यवर्धन मालवा गया। मालवा और जो ये देवगुप्त और शशांक से युद्ध किया, लेकिन उन दोनों ने मिलकर राज्यवर्धन को मार दिया और कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है। देखो, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन बंगाल का शासक, ये थानेसर का शासक बना। और फिर जो देवगुप्त और शशांक ने मिलकर क्या किया? ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। ग्रहवर्मन कौन था? ये राज्यश्री का पति था। ग्रहवर्मन कौन था? राज्यश्री का पति था। देवगुप्त और शशांक ने मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया। तो राज्यश्री को छुड़वाने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त और शशांक से युद्ध किया, लेकिन उन दोनों ने मिलकर राज्यवर्धन को मार दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। देखो, देवगुप्त मालवा का शासक था और शशांक बंगाल का शासक था। देवगुप्त मालवा का शासक था और शशांक बंगाल का शासक था। इन दोनों ने क्या किया? कन्नौज का शासक ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन की हत्या कर दी देवगुप्त और शशांक ने। और जो राज्यश्री को बंदी बना लिया, ग्रहवर्मन की पत्नी थी राज्यश्री, उसको बंदी बना लिया। और अपनी बहन राज्यश्री को छुड़वाने के लिए राज्यवर्धन ने
देवगुप्त और शशांक से युद्ध किया, लेकिन उन दोनों ने मिलकर राज्यवर्धन को मार दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद जो हर्षवर्धन था उसको राजा बनाया गया, थानेसर का शासक बना वो 606। तो हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब है? 606 से 634 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बना। और शताब्दी बोलेंगे तो एक शताब्दी आगे बोली जाती है, 7वीं शताब्दी। तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बना, अल्पायु में ही, क्योंकि वो राज्यवर्धन से छोटा था हर्षवर्धन और छोटी आयु में ही शासक बना था। भाई की मौत का बदला लेने के लिए मालवा, देवगुप्त, देखो ये फिर आ गए, देवगुप्त और शशांक पर विजय प्राप्त की। फिर हर्षवर्धन ने क्या किया कि जो देवगुप्त और शशांक के साथ युद्ध किया और हर्षवर्धन जीत गया। बाद में सिंध, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, गंजम राज्यों को भी अपने साम्राज्य में मिलाया। परंतु 634-635 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य शासक था ना पुलकेशिन द्वितीय, उससे हर्षवर्धन हार गया था। तो 634 और 635 में ये क्वेश्चन आ जाता है भी चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच लड़ाई हुई थी। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था हर्षवर्धन को। अच्छा, बाणभट्ट हर्ष के कवि थे। बाणभट्ट क्या थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। चीनी यात्री वेनसांग भी हर्ष के काल में थानेसर आया था। तो ये क्वेश्चन आता है, चीनी यात्री वेनसांग किसके काल में भारत थानेसर आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। वर्धन वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख, मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख से मिलती है। तो वर्धन वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख से। मधुबन कहाँ है? बिहार में। और बांसखेड़ा यूपी, बांसखेड़ा कहाँ है? यूपी में। इस पे बांसखेड़ा अभिलेख पे हर्षवर्धन के साइन मिलते हैं। तो वर्धन वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख से। क्वेश्चन यूं कहीं आ जाएगा कि वर्धन वंश की जानकारी किसमें मिलती है? मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख में। मधुबन बिहार में है और बांसखेड़ा यूपी में है। और बांसखेड़ा अभिलेख पर इसके हर्षवर्धन के साइन मिले हैं। बाणभट्ट हरिश्चरित्र, बाणभट्ट हरिश्चरित्र की लिखी हुई है। और हर्ष के नाटक कौन कौन से हैं? प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। देखो भी हर्ष को क्या क्या प्रिय थे? नाग और रतन प्रिय थे। तो ये ट्रिक है, हर्ष को क्या प्रिय थे? नाग और रतन। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली हर्ष को प्रिय थे। क्या प्रिय थे? नाग और रतन। ये ट्रिक है भाई इसकी याद करने की। और बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं भी, कैलीग्राफी क्या है? लिखने की सुंदर कला। तो कैलीग्राफी क्या है? लिखने की सुंदर कला। हर्ष का साम्राज्य है तो राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेसर। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर। ये क्वेश्चन आ जाता है। प्रभाकर वर्धन कब शासक बना था? 580 ईस्वी में। हर्षवर्धन शिव के भक्त थे। तो हर्षवर्धन किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। ये क्वेश्चन भी यूं कहीं आ जाता है भाई। देखो, पुष्यभूति वंश का शक्तिशाली राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन। 580 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। फिर 605 ईस्वी में राज्यवर्धन राजा बना, लेकिन राज्यवर्धन ने क्या किया? देवगुप्त और शशांक को हराने के लिए उनसे युद्ध किया, लेकिन उन दोनों ने मिलकर राज्यवर्धन को मार दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। देवगुप्त और शशांक ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी और राज्यश्री को बंदी बना लिया था। तो अपनी बहन को छुड़वाने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त और शशांक से युद्ध किया था, लेकिन ये इस युद्ध में मारा गया। देवगुप्त और शशांक ने इसको राज्यवर्धन को मार दिया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में 606 में हर्षवर्धन राजा बना। देखो, 605 में राज्यवर्धन बना राजा, लेकिन वो मारा गया, देवगुप्त और शशांक ने मार दिया। 606 में हर्षवर्धन राजा बना और ये शताब्दी बोले तो 7वीं शताब्दी बोली जाएगी, एक शताब्दी आगे बोली जाती है। और राज्यश्री, हर्षवर्धन राजा बना और राज्यश्री को
वहां से छुटवा लिया था। देवगुप्त और शशांक ने राजश्री को कैद कर रखा था और उसको राजश्री को छुड़वा लिया था और इसका बदला भी ले लिया था। ग्रहवर्मन को जो देवगुप्त और शशांक ने मार दिया था ना, उसका बदला किसने लिया? हर्षवर्धन ने। अब हम हरियाणा में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो 1206 ईस्वी में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही हरियाणा भी इसकी अधीनता में आ गया था। हरियाणा दिल्ली से लगता है, तो 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, तो हरियाणा भी ये सल्तनत के अधीन में आ गया था, गुलाम वंश के अधीन में आ गया था। सल्तनत काल के दौरान 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया। तो सल्तनत काल के दौरान कौन कौन से वंशों ने दिल्ली पर शासन किया? 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया। इसकी ट्रिक है ग ख तस्लम। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंशों ने दिल्ली पर शासन किया। तो ये देखो भाई, 1206 में गुलाम वंश, 1206 से 1290 गुलाम वंश। तो 1206 से 1290 गुलाम वंश, 1206 से 1290 गुलाम वंश। उसके बाद में खिलजी वंश आया 1290 से 1320। फिर आया तुगलक वंश 1320 से 1414। फिर आया सैयद वंश 1414 से 1451 तक। फिर लोधी वंश 1451 से 1526, पानीपत की पहली लड़ाई तक। रजिया का काल कब तक रहा? 1236 से 1240 और बलबन 1266 से 1286। और एक ये भी है भाई, बादशाह की ट्रिक है, बाबर, हुमायूं, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये इस तरह से पूछ लेते हैं कि इनको मिलान करो, सबसे पहले कौन आया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बादशाह ये ट्रिक है। और ये है ग ख तस्लम, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414 और 1414 से 1451, 1451 से 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। ये लोधी वंश। तो ये देखो भी, अब इल्तुतमिश की जो एकता थी उसके बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश की एकता कहाँ थी? सिरसा, हिसार, नारनौल, पलवल, रेवाड़ी और दिल्ली। तो देखो, सिरसा के बाद में हिसार आता है, उसके बाद में ये दक्षिण हरियाणा का दक्षिण एरिया, नारनौल, पलवल, रेवाड़ी और फिर दिल्ली। इल्तुतमिश की एकता थी ये। तो सिरसा के बाद में हिसार, मतलब जो दक्षिण पश्चिम में तो ये सिरसा और हिसार आ गए, और उसके बाद में दक्षिण में आ जाओ नारनौल, पलवल, रेवाड़ी और फिर दिल्ली पूर्व में। ये इल्तुतमिश की एकता पूछ लेंगे, सिरसा, हिसार, नारनौल, पलवल, रेवाड़ी और दिल्ली। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खां के नाम पर 1351 में बसाया था। तो फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक का जो पुत्र था फतेह खान, उसके नाम पर 1351 में बसाया था। हिसार 1354 में फिरोज शाह ने हिसार बसाया और 80 की जगह हिसार को एकता बनाया। तो 1354 में फिरोज शाह ने हिसार को बसाया, 1351 में फतेहाबाद को बसाया था और 80 की जगह हिसार को एकता बनाया था। हिसार 1451 में मुफ्ती तातार खां का विद्रोह। तो देखो भी, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। तो 1451 में मुफ्ती तातार खां ने विद्रोह किया था हिसार में। तो 1451 में पूछ लेंगे किसने विद्रोह किया था? मुफ्ती तातार खां ने। हिसार मलक्का नामक मेवाती ने शाही कारवां को लूटा। तो ये पूछ लेंगे कि शाही कारवां को किसने लूटा? तो मलक्का नामक मेवाती ने शाही कारवां को लूटा। कहाँ पे लूटा था? हिसार में। जींद 1517 में मंडारों का सिकंदर लोधी के विरुद्ध विद्रोह, मोहन सिंह मंडार। तो 1517 में मोहन सिंह मंडार ने सिकंदर लोधी के विद्रोह किया था विरुद्ध सिकंदर लोधी के विरुद्ध विद्रोह कहाँ किया था? जींद में। किसने? मोहन सिंह मंडार, जींद। तो ये याद कर लो, मोहन सिंह मंडार, जींद, और सिकंदर लोधी के विरुद्ध विद्रोह किया था 1517 में। ये क्वेश्चन कई बार आ लिया भाई। जींद, मोहन सिंह मंडार और सिकंदर लोधी के समय में इसने विद्रोह किया था। तो जींद, मोहन सिंह मंडार 1517 में। ये डेट बेशक से याद मत करना, लेकिन जींद में विद्रोह किसने किया था? मोहन सिंह मंडार ने, सिकंदर लोधी के टाइम में। खिज्र खां का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में है। खिज्र खां का मकबरा सोनीपत में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे। तो जींद में किसने विद्रोह किया था? मोहन सिंह मंडार ने। खिज्र खां का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में। खिज्र खां व दौलत खां लोधी का युद्ध कहाँ हुआ था? सोनीपत में। खिज्र खां और दौलत खां लोधी का युद्ध कहाँ हुआ था? सोनीपत में। तो तभी तो खिज्र खां का मकबरा सोनीपत में है। मेवात, मेवातियों का बलबन ने दमन किया, खालों में भूसा भरवाया। तो देखो भाई ये क्वेश्चन आ जाता है कि बलबन ने ये खालों में भूसा किसने भरवाया? तो बलबन ने मेवातियों का दमन किया था और उनकी खालों में भूसा भरवा दिया था। तो मेवातियों ने का किसने दमन किया था? बलबन ने। ये मेवाती है ना, बलबन को परेशान करते थे, इसीलिए बलबन ने उनमें भय पैदा करने के लिए क्या किया था? खालों में भूसा भरवा दिया था। बलबन ने मेवात के जंगल भी कटवाए थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसने मेवात के जंगल कटवा दिए थे? तो बलबन ने। बलबन ने गोपालगिरी के दुर्ग का भी निर्माण करवाया था, दिल्ली गुरुग्राम की सीमा पर। तो ये क्वेश्चन आता है कि गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने। कहाँ करवाया था? दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर। मेवातियों ने आसी हिसार के पास बलबन पर आक्रमण किया था। तो ये पूछ लेते हैं मेवातियों ने बलबन पर आक्रमण कहाँ किया था? तो आसी हिसार के पास। कहाँ देखो मेवात है और कहाँ आसी हिसार है, लेकिन बलबन पर आक्रमण किया था आसी हिसार के पास मेवातियों ने। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, सभी सोचेंगे कि मेवात में ही आक्रमण किया होगा, लेकिन ये कहाँ किया था? आसी हिसार में। किस पर आक्रमण किया था? बलबन पर। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये पूछेंगे कि सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसको शाह ए नहर भी बोलते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक को क्या बोलते हैं? शाह ए नहर। फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना के मंदिर भी तोड़वाए थे। तो ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जो मेन क्वेश्चन है और बलबन से मेन क्वेश्चन है, ये हमने कवर किए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमेशा आते रहते हैं और आगे भी आएंगे। तो फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना के मंदिर तोड़वाए। तो ये पूछ लेंगे गोहाना के मंदिर किसने तोड़वाए? फिरोज शाह तुगलक ने। शाह ए नहर किसे कहते हैं? तो फिरोज शाह तुगलक को। और मेवातियों ने कहाँ पे बलबन पर आक्रमण किया था? तो आसी हिसार। अब हरियाणा में अकबर का साम्राज्य था ना, उसके बारे में जो मेन पॉइंट है वो पढ़ेंगे। 1556 ईस्वी में हुमायूं के 13 वर्षीय पुत्र अकबर को दिल्ली की गद्दी प्राप्त हुई थी। तो 1556 में हुमायूं के 13 वर्षीय पुत्र अकबर को दिल्ली की गद्दी प्राप्त हुई थी। अकबर ने अपने साम्राज्य को 15 प्रांतों में बांटा था। तो ये पूछ लेंगे अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? तो 15 प्रांतों में। प्रांतों को सरकारों में, साम्राज्य को तो 15 प्रांतों में बांट दिया और प्रांतों को सरकारों में। देखो पहले प्रांतों में बांटा, फिर सरकारों में, सरकारों को परगनों में बांटा और सरकारों को किस में बांटा? परगनों में। देखो अकबर ने अपने साम्राज्य को 15 प्रांतों में बांट दिया, फिर प्रांतों को सरकारों में बांट दिया, सरकारों को परगनों में बांट दिया। उस समय सरकारों की संख्या कितनी थी? 134 से 192 थी। तो सरकारों की संख्या कितनी थी? 134 से 192 थी। तो अकबर ने 5 सरकारों में विभाजित किया था अपने राज्य को। तो सरकारों, कितनी सरकारों में? 5 सरकारों में। प्रांत 15 थे और सरकार कितनी थी? 5। तो ये SDRNH ये ट्रिक है। तो एस से क्या होगा? सरहिंद की सरकार। सरहिंद कौन सा इलाका? पंजाब का। डी से दिल्ली, आर से रेवाड़ी, एन से नारनौल और एच से हिसार। SDRNH ये अकबर ने 5 सरकारों में विभाजित कर रखा था अपने जो भी प्रांत थे ना उनको। प्रांतों को 5 सरकारों में विभाजित किया था SDRNH। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होगे, SDRNH याद कर लो। सरहिंद, दिल्ली, रेवाड़ी, नारनौल और हिसार। तो देखो दिल्ली में कौन कौन सा इलाका आएगा? पानीपत, करनाल, सोनीपत, रोहतक, झज्जर। ये जो दिल्ली से लगता एरिया है ना, बिल्कुल वही है। ऊपर देखो करनाल, फिर पानीपत, सोनीपत, फिर रोहतक और झज्जर, बिल्कुल दिल्ली से लगता एरिया है दिल्ली सरकार में। फिर रेवाड़ी सरकार में क्या है? बावल, पटौदी, तावड़ू, कोहना और सोहना। देखो भाई कोहना और सोहना ये रेवाड़ी सरकार में आ जाएंगे। हिसार सरकार में क्या क्या आएगा? अग्रोहा, मांगीवाल, बरवाला, बट्टू, टोहाना और तोशाम, ये हिसार सरकार में आ जाएंगे।
और आसी, फतेहाबाद, महम, जींद, जमालपुर, सिरसा, हिसार, भिवानी, सिद्धमुख, ये सारे हिसार सरकार में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा एरिया है। फिर सरहिंद सरकार कौन सी हो जाएगी? जो पंजाब का एरिया है ना वो सरहिंद सरकार में आएगा। तो पंजाब से लगता एरिया ही होगा अंबाला, थानेसर, शाहबाद, कैथल, पुंडरी, सुल्तानपुर। और नारनौल सरकार में और देख लो, कान्नौड़, नारनौल, बारह, कडेला, खदाना शामिल हैं। तो ये SDRNH ये ट्रिक याद कर लेना, और उनसे लगते एरिया ही हैं ये सारे, कोई अलग से नहीं है। तो SDRNH देखो भाई, S से क्या होगा? सरहिंद, D से दिल्ली, R से रेवाड़ी, N से नारनौल और H से हिसार। ये अकबर ने अपने प्रांतों को सरकारों में बांट रखा था, 5 सरकारों में। अब ये देखो भाई, सरकार का मुखिया, सरकार का जो मुखिया था वो क्या कहलाता था? फौजदार। सरकार का मुखिया फौजदार होता था। आमिल गुजार क्या होता था? आमिल गुजार होता था वित्त विभाग। जो वित्त विभाग को देखता था वो आमिल गुजार होता था। वित्त काजी राजस्व का कार्य देखता था। देखो भाई, वित्त विभाग को संभालने वाला तो आमिल गुजार, ये मत कर देना वित्त काजी। वित्त विभाग को संभालने वाला आमिल गुजार, और वित्त काजी क्या था? राजस्व का कार्य देखता था। परगनों का मुखिया शिकदार, ये रट्टे मारने पड़ेंगे भाई। परगनों का मुखिया शिकदार, परगनों का मुखिया क्या था? शिकदार। वित्त आमिल नामक अधिकारी देखता था। तो वित्त कौन देखता था? आमिल नामक अधिकारी। वित्त विभाग आमिल गुजार, वित्त आमिल नामक अधिकारी। देखो भाई, सरकार का मुखिया फौजदार होता था, आमिल गुजार वित्त विभाग होता था, वित्त काजी राजस्व का कार्य देखता था, परगनों का मुखिया सिकदार, और वित्त आमिल नामक अधिकारी देखता था। और ये सरकार 5 सरकार कौन सी हैं? SDRNH। S से सरहिंद, D से दिल्ली, R से रेवाड़ी, N से नारनौल और H से हिसार। धन्यवाद भाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी वो भी हम करवाते रहेंगे, लेकिन ये टॉपिक भी जरूरी है बीच में, तो ये टॉपिक देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे।